हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम 2021 का एसएससी जीडी का पेपर डिस्कस करेंगे। तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। और हमने जो पूरी सीरीज़ की है एसएससी जीडी कोर्स के, तो उसके बेसिस पे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए और वीडियो को पॉज करके, और देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है एक्चुअल एग्जाम के अकॉर्डिंग। और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी मदद मिली होगी जो हमने ग्रामर का बेसिक कोर्स किया था उसके बेसिस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें बताना है कि इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। तो अप्रूव, प्रोग्रेस, प्रेजेंट, डिलीशियस। तो किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है? अप्रूव करना क्या होता है? किसी चीज को अलाउ करना, सही कहना, ठीक है। प्रोग्रेस क्या होता है? PROGRES, इसकी स्पेलिंग भी ठीक है। प्रोग्रेस क्या होता है? उन्नति, प्रगति करना। एंड प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट जो अभी हो रहा है। और डिलीशियस क्या होता है? स्वादिष्ट। ओके, अब डिलीशियस की स्पेलिंग क्या होती है? डिलीशियस DELICEOUS या क्या होती है डिलीशियस की स्पेलिंग? डिलीशियस की स्पेलिंग होती है CIOUS। तो यहाँ ई इनकरेक्ट है, आंसर होना चाहिए डी। डिलीशियस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। इस सेंटेंस में हमें एक फ्रेज हाईलाइटेड है, यानी एक सेंटेंस का एक पार्ट हाईलाइटेड है, और हमें बताना है कि उसको रिप्लेस किस ऑप्शन से करना है। तो पहले सेंटेंस देखते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी वर ऑन अ ग्रोइंग फाइनेंसिंग वर ऑन ग्रोथ फाइनेंसिंग बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज क्रूशियल फॉर अस इन रिवाइवल आफ्टर द पैंडेमिक। तो कहते हैं कि एक स्टैंडिंग कमिटी है जिसके लिए ग्रोथ जो है वर ऑन ग्रोथ फाइनेंसिंग, यानी कि जो स्टैंडिंग कमेटी थी वो ग्रोथ को फाइनेंस कर रही थी। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, द फर्स्ट मीटिंग। तो फर्स्ट मीटिंग की बात हो रही है, ये है सब्जेक्ट। तो फर्स्ट मीटिंग ये हमारा सब्जेक्ट है और ये है सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या गिवन है? वर्ब गिवन है। तो अब हमें ऑप्शन देखना है कि ये वर्ब इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इसकी जगह कोई सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। ये प्लूरल वर्ब है जबकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर वर्ब क्या होगी? हैव, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये भी प्लूरल वर्ब है, आर भी प्लूरल वर्ब है। बट सी में वॉज गिवन है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये एग्री कर रहा है हमारे सब्जेक्ट के साथ। तो वॉज ऑन ग्रोथ फाइनेंसिंग, तो आंसर होना चाहिए सी। ये उस पार्ट को, अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवरल कंपनीज हैव कम अप विद टेक्नोलॉजी एट डैश प्राइसेस टू सूट कस्टमर्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स। सेवरल कंपनीज, कई कंपनियों ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है। हैव कम अप, कम अप मतलब क्या होता है कि कोई चीज को लेकर आना या बनाना। तो सेवरल कंपनीज, कई कंपनियों ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है एट डैश प्राइसेस। अब कुछ प्राइसेस, किसी टाइप के प्राइस पे वो लेकर आए उस टेक्नोलॉजी को, जिससे सब टाइप के कंज्यूमर्स को मदद मिलेगी, या उन 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 उन, उन सब के लिए वो ठीक रहेगा। हर तरह के कंज्यूमर्स के लिए, ऑल सेगमेंट्स मतलब हर 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 तरीके के कंज्यूमर्स के लिए वो ठीक होगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? देखो, प्राइसेस है जो कि नाउन है यहाँ, और उससे पहले हमें यहाँ एक एडजेक्टिव चाहिए जो कि इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो। ठीक है, तो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो कि इस नाउन कि कैसे प्राइसेस होने चाहिए। तो अफोर्डेबल प्राइसेस, अमेनेबल प्राइसेस, एग्रीएबल प्राइसेस या एक्सेप्टेबल प्राइसेस। अब यहाँ पे अफोर्डेबल, अमेनेबल, अच्छा अफोर्डेबल क्या होता है? जिसको अफोर्ड किया जा सके, यानी जिससे आप खरीद सकते हो, जिस पे आप जितने आप पैसे खर्च कर सकते हो, अफोर्डेबल। अमेनेबल क्या होता है? अमेनेबल इज समवन जो आसानी से किसी और व्यक्ति की बात मान ले। अमेनेबल, या दूसरों की बात आसानी से मान जाता है। तो इसी प्राइसेस के लिए अमेनेबल फिट नहीं हो रहा। एग्रीएबल प्राइस, एग्री कर रहे हो। एक्सेप्टेबल प्राइस, लेकिन प्राइस के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम एक्सेप्टेबल से ज्यादा हम प्रेफर करेंगे कि अफोर्डेबल प्राइस हो। ठीक है, हम एक्सेप्टेबल नहीं, अफोर्डेबल प्राइस की बात करेंगे। क्यों?
क्योंकि यहाँ अगर आप सेंटेंस को रीड करें तो सेवरल कंपनीज हैव कम अप विद टेक्नोलॉजी, कई कंपनियां टेक्नोलॉजी लेकर आई हैं कैसे प्राइस पे, कि सब सब ऐसे प्राइस पे कि सारे कंज्यूमर्स जो है उनके लिए वो सुटेबल हो, सही हो। तो वो कैसा प्राइस होगा, अफोर्डेबल, कि हर तरह के कंज्यूमर्स उसको खरीद पाए या उसको यूज कर पाए, अफोर्डेबल, अफोर्ड कर पाए। तो ए आंसर होना चाहिए इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि हमें सेंटेंस में गिवन है द ओल्ड मैन हैज अर्न द डैश ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स पीसफुली, कि जो ओल्ड मैन है, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उसने ही हैज अर्न द डैश ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स पीसफुली, उसने डिस्प्यूट्स यानी झगड़ों को आसानी से या कि शांतिपूर्वक सुलझाने सुलझाने का डैश यानी कुछ पा लिया है। यानी हमें एक ऐसा वर्ड यहाँ चाहिए जो इस चीज को कन्वे कर सके कि जो ओल्ड मैन है उसे वो आसानी से शांतिपूर्वक वो डिस्प्यूट्स यानी झगड़े सुलझा देता है। तो उसको क्या उपाधि दी गई, ही हैज अर्न द डैश, तो यहाँ पे द है डेफिनेट आर्टिकल और उसके बाद हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए एक नाउन। ही हैज अर्न समथिंग, कुछ तो अर्न किया है, तो रिस्टोरेशन अर्न किया है, रेपुटेशन अर्न किया है, रिनाउन अर्न किया है या रेजिस्टेंस अर्न किया है। रिस्टोरेशन क्या होता है, किसी चीज को दोबारा रिस्टोर यानी पुरानी कंडीशन में वापस लेकर जाना किसी चीज को। तो ये यहाँ कॉन्टेक्स्ट में यहाँ फिट ही नहीं हो रहा, ठीक है। रेपुटेशन, द ओल्ड मैन हैज अर्न द रेपुटेशन, रेपुटेशन क्या होगा, किसी चीज को लेकर अगर आपकी कोई रेपुटेशन बन जाती है यानी कि आप उस चीज के लिए फेमस हो जाते हो। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे सेंटेंस कि ओल्ड मैन की ये रेपुटेशन बन गई है कि वो झगड़ों को पीसफुली शांतिपूर्वक सुलझा पाए। तो ये रेपुटेशन तो फिट हो रहा है। रिनाउन क्या होता है, रिनाउन एक कोई रिनाउन इज फॉर कि किसी चीज को बहुत ज्यादा फेमस कोई हो जाती है उसके लिए। बट यहाँ हम इस पर्सन के लिए ये यूज नहीं करेंगे, द ओल्ड मैन हैज अर्नड द रिनाउन, रिनाउन को आप अर्न नहीं करते, तो सी भी फिट नहीं होता। रेजिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज के विरुद्ध जाना, उसको उसके ऑपोजिट कुछ करना। तो लेकिन यहाँ पे तो ओल्ड मैन क्या कर रहे हैं, उन डिस्प्यूट्स को, उन झगड़ों को सुलझा रहे हैं। तो यहाँ हमारा आंसर होना चाहिए बी, रेपुटेशन, क्योंकि ये रेपुटेशन है कि वो ही हैज अर्न द रेपुटेशन। तो ये फ्रेज जो है अर्न द रेपुटेशन, ये हम इसीलिए यूज करते हैं कोई किसी चीज के लिए फेमस हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमें करेक्ट, हमें ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो हमें बताना है कि कौन होता है जो हु बिलीव डिसबिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ध्यान से रीड करना, क्योंकि यहाँ पर लिखे डिसबिलीव्स, ठीक है, जो नहीं मानता गॉड के एग्जिस्टेंस में। तो बहुत इजी हो गया, ये तो अगर कोई भी प्रिपेयर कर रहा है उसे बिल्कुल ये पता ही होगा कि जो गॉड के एग्जिस्टेंस से बिलीव नहीं करता उसको बोलते हैं एथीस्ट, ठीक है। लेकिन और क्या गिवन है, थियोलॉजिस्ट, जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाता है जैसे थियोलॉजी या थियोलॉजिस्ट, थियोलॉजी इज ये किसकी बात करते हैं, स्टडी ऑफ रिलीजन या रिलीजियस प्रिंसिपल्स की बात होती है। तो थियोलॉजी, थियोलॉजिस्ट कौन होगा, जो पढ़ता है रिलीजन के बारे में। तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट है, मोनोथीस्ट। मोनो क्या होता है, मोनो इज फॉर वन, पॉली इज फॉर मोर देन वन, और थीस्ट कौन हो गया, जो बिलीव करता है किसी चीज में, किसी गॉड में। तो एथीस्ट मतलब डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है। मोनोथीस्ट मतलब क्या होगा, बिलीव्स इन वन गॉड, मोनो मतलब वन, तो बिलीव्स इन वन गॉड। एंड पॉलीथीस्ट क्या हो जाएगा, जो वन हु बिलीव्स इन मोर देन वन गॉड, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक से ज्यादा गॉड में बिलीव करता हो। तो ये बाकी ऑप्शंस यहाँ पे इस सेंटेंस का करेक्ट मीनिंग नहीं कन्वे कर रहे, तो ए आंसर है। इसमें हमें एंटोनिम बताना है और वर्ड है हम्बल। हम्बल कौन होता है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा शांत हो, बहुत दिखावा ना करे, बहुत
विनम्र हो, हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसका हमें एंटोनिम चाहिए, ऑपोजिट चाहिए। तो एरोगेंट कौन होता है? एरोगेंट कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत खराब बिहेव करता है, रूडली बात करता है। तो एरोगेंट तो उसका हम्बल का ऑपोजिट है, विनम्र का। तो ए आंसर होना चाहिए। बट बाकी वर्ड्स के मीनिंग भी हम चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी हम पेपर हमें आंसर पता चल गया, बट बाकी के मीनिंग भी हमें पता चलते रहने चाहिए। तो क्योंकि हो सकता है पेपर में आपके काम आए। तो बोरिंग क्या होगा? बोरिंग तो हम्बल का ऑपोजिट नहीं होता, बोरिंग तो सबको पता है। फेयर, फेयर कौन होगा? जो सही सही तरीके से किसी चीज को करे, जस्टली करे, सही तरीके से करे। तो फेयर हम्बल का ऑपोजिट नहीं है। और मॉडेस्ट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हम्बल का, तो मॉडेस्ट भी इनकरेक्ट है। तो ए आंसर है। अच्छा, वन हु सुपरवाइजेस इन एन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे कौन होता है? स्कूल में आपने एग्जाम दिया होगा, ठीक है। तो या अगर जब आप अभी ये पेपर भी देने जाओगे तो वहां पे एग्जाम आप एग्जाम सेंटर में कौन होते हैं? वो लोग जो वहाँ एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं। क्या लिखा होता है उनके डेजिग्नेशन, क्या लिखी होती है? वो होती है इन्विजिलेटर। देखा होगा आप सबने, ठीक है। तो इन्विजिलेटर कौन होता है? जो कोई एक एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, उसको सुपरवाइज कर रहा है। तो डी हमारा आंसर है। टीचर जो है वो सुपरवाइज नहीं कर रहा एग्जाम को, सिर्फ एग्जाम को, ठीक है। टीचर कौन है? जो कोई भी पढ़ा रहा है, उस वहां पे एग्जाम की बात नहीं हो रही। वो एक पार्ट है एक टीचर के रोल का। बट जब हम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में सुपरवाइज करने की बात करें तो वहां पे इन्विजिलेटर होगा, तो टीचर नहीं। इंस्पेक्टर तो कौन होगा? जो किसी चीज को की जांच कर रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है, तो वो भी नहीं। और एग्जामिनी तो वो है जो एग्जाम देने आया है, तो वो भी नहीं। तो इसलिए डी आंसर है। अच्छा, हमें एक ईडियम गिवन है। ईडियम क्या है? कि टू लेट समवन ऑफ, किसी को ऑफ। टू लेट समवन ऑफ का मतलब क्या होगा? कि जैसे फॉर इंस्टेंस किसी कोई पनिशमेंट मिली और उसके बाद उसको कम पनिशमेंट देकर छोड़ दिया गया। किसी ने कुछ गलती की और उसको बहुत हल्की या बिल्कुल ना कोई पनिशमेंट ही नहीं मिली, तो वहां पे हम यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है जो इसका मीनिंग हमें बता रहे हैं? तो पनिश समवन लाइटली, किसी को कम पनिशमेंट देना। टू थैंक समवन, किसी को थैंक्स बोलना, किसी को शुक्रिया अदा करना। टू स्कोल्ड समवन सेवेरली, बहुत ज्यादा डांटना। एंड टू अलाउ समवन, किसी को कुछ करने की अनुमति देना। तो यहाँ पे ए हमारा आंसर होगा कि किसी को टू पनिश समवन लाइटली, कि किसी को हल्की या बहुत कम पनिशमेंट देना। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही, तो प्रीवियस, प्राइवेट, प्रेवलेंट, प्रिविलेज। प्रीवियस, ठीक है, ये भी करेक्ट है। प्राइवेट, इसकी स्पेलिंग ठीक है। अच्छा, प्रेवलेंट और प्रिविलेज, इसमें किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है? देखो, प्रिविलेज की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्या होती है प्रिविलेज की स्पेलिंग? प्रिविलेज, PRIVILEGE। ये डी इनकरेक्ट है, डी नहीं होगा। तो प्रिविलेज की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इसलिए डी हमारा आंसर है। बाकी सब वर्ड्स की स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट है हमें सेंटेंस गिवन है और ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है हमें इस सेंटेंस में। द न्यूज रिपोर्टर हाईलाइटिंग द मिस्टीरियस डेथ ऑफ द फिल्म एक्टर रिपीटेडली। जो न्यूज रिपोर्टर था वो बार बार फिल्म एक्टर की डेथ को हाईलाइट कर रहा था, उसके ऊपर फोकस कर रहा था। तो द न्यूज रिपोर्टर डैश द मिस्टीरियस डेथ ऑफ द एक्टर। तो अब यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर ने, अब हाईलाइटिंग आईएनजी फॉर्म वर्ब है। आईएनजी फॉर्म वर्ब देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज एम आर के बाद होती है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज, वर, फिर आईएनजी फॉर्म वर्ब होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आईएनजी फॉर्म वर्ब का यहाँ जो ये यूज है वो
इनकरेक्ट है। द न्यूज रिपोर्टर हाईलाइटिंग द मिस्टीरियस डेथ, तो हाईलाइटिंग इनकरेक्ट है, क्या होना चाहिए इसकी जगह? तो अगर ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है अगर, तो हाईलाइटेड होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये प्रेजेंट टेंस में तो हाईलाइट्स होना चाहिए। तो दोनों ही केस में एरर कहाँ है? पार्ट सी में है। तो हाईलाइटिंग की जगह या तो हाईलाइट्स होगा या हाईलाइटेड होगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पिक्चर्स गिवन इन अ बुक फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। आपने जब भी बुक्स पढ़ी हैं स्कूल में तो कोई कॉन्सेप्ट दिया होता है, साथ में कोई पिक्चर दी होती है, तो वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होती है, जिससे उस टॉपिक को समझने में हेल्प मिलती है। तो उसको क्या बोलते हैं? अगर आपने बुक में ध्यान दिया हो तो वहां पर इन्हीं में से एक वर्ड गिवन होता है। तो डेकोरेशन, ऑर्नामेंटेशन, इलस्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। डेकोरेशन क्या होता है? सजावट, ठीक है। ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंट क्या होते हैं? ज्वेलरी या आभूषण, ठीक है। तो वो भी सिमिलर मीनिंग ही है, ऑर्नामेंट करना, ऑर्नामेंटेशन। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को शो करना, दिखाना लोगों को करके कोई चीज। लेकिन इलस्ट्रेशन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इलस्ट्रेशन क्या होता है? इलस्ट्रेशन एक एग्जाम्पल होता है या एक कोई पिक्चर होगी जिसकी हेल्प से कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी वर्ड्स जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब नहीं करे। और ये आप अगर आपने अपने बुक्स में भी देखा हो, मैथ्स की या कोई और सब्जेक्ट की बुक्स में, तो उसमें लिखा होता है इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2। तो इलस्ट्रेशन का मतलब ही ये है। नेक्स्ट है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है हाईलाइटेड पार्ट को। तो एट द टाइम आई वॉज ड्राइविंग नियर दिल्ली आई परफेक्टली फेल्ट द नीड टू स्ट्रेच माई लेग्स। जब मैं दिल्ली के पास ड्राइव कर रहा था तो मुझे अपने पैरों को स्ट्रेच करने की, पैरों को फैलाने की ज़रूरत महसूस हुई। आई परफेक्टली फेल्ट द नीड। अच्छा, परफेक्टली क्या होता है? कोई चीज़ क्या होती है जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी कमी नहीं है? तो परफेक्टली क्या होगा कि एक इस तरीके से कोई चीज़ की जाए कि जिसमें कोई भी फॉल्ट ना हो। पर पैर फैलाने के लिए क्या आप परफेक्टली यूज करोगे? नहीं करोगे ना। तो क्या हो सकता है? सडनली, पार्शियली, एफर्टलेसली, नॉर्मली। कैसे? आई डैश फेल्ट द नीड, मुझे ऐसे पैर फैलाने की जरूरत महसूस है। तो सडनली का मतलब क्या होगा? अचानक। और जो सेंटेंस है वो वहां पे ही फिट हो रहा है कि मैं जब ड्राइव कर रहा था तो मुझे अचानक पैरों को स्ट्रेच करने की, पैरों को फैलाने की जरूरत महसूस हुई। तो ए शुड बी द आंसर। पार्शियली, थोड़ा बहुत, या एफर्टलेसली, बिना किसी एफर्ट के, नॉर्मली, तो बाकी सब इस कॉन्टेक्स्ट में इतना फिट नहीं होते। द ह्यूज वास लुक्स आउट ऑफ डैश विद द सराउंडिंग्स। तो जो बहुत ज्यादा बड़ा वास है, वास क्या होता है? एक टाइप का बर्तन होता है, कंटेनर होता है एक टाइप का। तो वो जो बहुत बड़ा कंटेनर है, इट लुक्स आउट ऑफ डैश विद द सराउंडिंग्स, वो आसपास की बाकी चीजों से अलग दिखता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं फ्रेज? हम यूज करते हैं आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस का मतलब क्या होता है? कि जो कोई चीज जब किसी जगह पर फिट नहीं होती, अलग दिखाई देती है, तो हम कहते हैं आउट ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे आउट ऑफ साइज, आउट ऑफ डिजाइन, आउट ऑफ शेप, तो वो करेक्ट नहीं है। सिर्फ ए हमारा आंसर होगा कि जो वास है, इट लुक्स आउट ऑफ प्लेस विद द सराउंडिंग्स। अब आसपास की बाकी चीजों से वो अलग दिखता है। इसमें हमें हाईलाइटेड फ्रेज को रिप्लेस करना है। द फार्मर वॉज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लैंड बाय द मनी लेंडर, की जो मनी लेंडर था उसने उस किसान को उसकी जमीन से हटा दिया या उससे उसकी जमीन छीन ली। तो अब डिप्राइव्ड के बाद कौन से प्रपोजिशन यूज होती है? डिप्राइव्ड फ्रॉम को हमें रिप्लेस करना है। अब क्या? डिप्राइविंग इन होगा, ठीक है। अब वॉज है तो वॉज, अब देखो बाय द मनी लेंडर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया। द फार्मर वॉज डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लैंड, और तो यहाँ पे ये क्या है? पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में वॉज के बाद कौन सी फॉर्म वर्ब यूज होती है? थर्ड फॉर्म। तो डिप्राइविंग तो गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए? वॉज के बाद
थर्ड फॉर्म वर्ब होनी चाहिए। तो या तो डिप्राइव्ड ऑफ होगा या डिप्राइव्ड ऑन होगा। अब जब भी हम डिप्राइव वर्ब यूज करते हैं तो उसके आगे हम यूज करते हैं डिप्राइव ऑफ। ठीक है, डिप्राइव ऑफ का मतलब ये होता है किसी से कोई चीज छीन लेना। ठीक है, उस किसी चीज को लेने से रोक देना। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम फ्रॉम यूज नहीं करते। नेक्स्ट है हमें एरर फाइंड करना है। तो दिस न्यूज़पेपर हैज अ बिगर सर्कुलेशन फ्रॉम एनी अदर न्यूज़पेपर, कि इस न्यूज़पेपर की, इस अखबार का बड़ा सर्कुलेशन क्या होता है कि जब भी अखबार बेचे जाते हैं तो कितने न्यूज़पेपर बिक रहे हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सर्कुलेशन। कितने सर्कुलेट हो रहे हैं, कितने न्यूज़पेपर जा रहे हैं। ठीक है, कितने न्यूज़पेपर बेचे जा रहे हैं। तो एक ये न्यूज़पेपर दूसरे न्यूज़पेपर से ज्यादा बिक रहा है, उसका ज्यादा बड़ा सर्कुलेशन है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, अब कंपैरिजन हो रहा है कि हैज अ बिगर सर्कुलेशन, बिगर। ठीक है, सेकंड यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज किया बिगर। तो सर्कुलेशन अब फ्रॉम होगा। हम कंपैरिजन के लिए फ्रॉम की जगह हम क्या यूज करते हैं, दैन यूज करते हैं, नहीं करते। ठीक है, तो हैज अ बिगर सर्कुलेशन फ्रॉम होगा या बिगर सर्कुलेशन दैन होगा। जब हम कंपेयर करते हैं हम कहते हैं कि दिस ए इज टॉलर देन बी, तो दैन THAN वाला होता है। तो इस पार्ट में एरर है, तो कौन सा आंसर होगा, सी। क्यों, क्योंकि फ्रॉम की जगह होना चाहिए दैन। हमें इसमें एप्रोप्रिएट सिनोनिम फाइंड करना है। तो प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है, किसी को आगे बढ़ाना। और जॉब में भी प्रमोशन क्या होता है, प्रोग्रेस। ठीक है, आगे बढ़ना। तो प्रमोशन, एलिवेशन, डोमिनेशन, डिमोशन, एंडियरमेंट। हमें सिनोनिम फाइंड करना है। डिमोशन, प्रमोशन एंड डिमोशन। प्रमोशन जॉब प्रमोशन होता है, डिमोशन क्या होता है, लोअर पोजीशन पे आ जाना, प्रमोशन हायर पोजीशन पे जाना। तो डिमोशन तो गलत हो गया, वो तो उसका ऑपोजिट मीनिंग है। एंड एंडियरमेंट क्या होता है, एंडियरमेंट होता है लव। तो लव तो कहीं से भी प्रमोशन से कनेक्टेड नहीं है। तो एलिवेशन है और डोमिनेशन है। डोमिनेट करना क्या होता है, किसी के ऊपर पूरी तरह हावी हो जाना। एंड एलिवेशन होता है एलिवेट, एलिवेटर। एलिवेटर क्या करता है, एलिवेट करता है, ऊपर लिफ्ट करता है, ऊपर ले जाता है। और प्रमोशन में भी क्या होता है, आप यू राइज। ठीक है, रैंक्स में आप ऊपर बढ़ते हो। तो ए जो है वो उसका सिनोनिम है प्रमोशन का, एलिवेशन। ओके, तो डोमिनेशन भी नहीं है, तो ए आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टॉर्म इन अ टी कप। ये ईडियम हम कहाँ यूज करते हैं, स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है कि, अब स्टॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म तो बहुत बड़ा, बट स्टॉर्म इन अ टी कप, ये टी कप के अंदर ही स्टॉर्म, ये वाला फ्रेज हम, ये वाला ईडियम हम कहाँ यूज करते हैं कि कोई बहुत छोटी बात है और उसी पे ही बहुत बड़ा कोई इशू हो जाए। तो यहाँ पे थंडर, एंगर और फस अबाउट समथिंग ट्रिवियल, थंडर एंड स्टॉर्म ड्यूरिंग मील टाइम, टू लिटिल टी poured in a cup, मेकिंग अ हैबिट ऑफ ब्रेकिंग टी कप्स। तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, गुस्सा आ जाना किसी, ट्रिवियल क्या होता है, ट्रिवियल मतलब छोटी या मामूली बात। ठीक है, कोई बहुत छोटी बात होती है तो हम कहेंगे कि इट इज अ ट्रिवियल मैटर, कि कोई बहुत छोटी बात है, मामूली बात है। तो उस पर कोई गुस्सा आ जाना। ए बी क्या है, थंडर एंड स्टॉर्म ड्यूरिंग मील टाइम, की खाना खाते हुए थंडर और स्टॉर्म आ जाए, तूफान आ जाए, तो वो तो नहीं है। ठीक है, टू लिटिल टी पोर्ड इन अ कप, अगर चाय में बहुत कम टी डाली जाए तो उसको भी हम स्टॉर्म इन अ टी कप नहीं कहते। मेकिंग अ हैबिट ऑफ ब्रेकिंग कप, कप को तोड़ने की आदत बना लेना। तो ए आंसर है कि कोई बहुत छोटी बात के ऊपर अगर गुस्सा आ जाता है तो उसको हम कहेंगे स्टॉर्म इन अ टी कप। और नेक्स्ट है इररेगुलर, और उसका हमें सिनोनिम बताना है। तो इरेगुलर क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, जो नॉर्मल। ठीक है, रेगुलर साइज कप क्या होगा, जो नॉर्मल साइज कप है, उसके अलावा क्या होगा, लार्ज होगा, स्मॉल होगा, तो रेगुलर। एंड इरेगुलर क्या होगा, जो नॉर्मल साइज नहीं है या नॉर्मल नहीं है। तो यूजुअल, कॉमन, अनइवन, स्मूथ। अब इरेगुलर को हम एक तो साइज के को रेफर करते हैं, दूसरा उसके लिए हम यूज करते हैं कि एक जैसा होना।
ठीक है। तो रेगुलर, इरेगुलर कोई ऐसी चीज होगी जो एक जैसी नहीं है, यानी कि इरेगुलर मतलब नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा नहीं है, कोई चीज एक जैसे नहीं है। तो यूजुअल क्या होगा, जो आप आमतौर पे देखते हैं नॉर्मली, कॉमन भी नॉर्मल, ठीक है। तो ये तो दोनों ही ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो ये दोनों ही नहीं है। अनइवन क्या होगा, अनइवन मतलब जो एक जैसा नहीं है, अनइवन, इवन एक जैसा और अनइवन एक जैसा नहीं है, तो ये सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है। सी एंटोनिम है इरेगुलर का। स्मूथ भी जो है वो इरेगुलर का सिनोनिम नहीं है, ठीक है। बाकी सब एंटोनिम्स हैं, सिर्फ सी है सिनोनिम इरेगुलर का। अच्छा, अब हमें एंटोनिम फाइंड करना है किसका, अपोज का। अपोज का मतलब किसी का विरोध करना। तो उसका एंटोनिम क्या होगा, किसी का सपोर्ट करना, समर्थन करना। तो क्वेरल क्या होता है, क्वेरल तो होता है झगड़ा करना। असिस्ट करना, हेल्प करना, किसी की मदद करना। कंट्रोल करना, किसी के ऊपर काबू करना, कंट्रोल, ठीक है। एंड फेवर, किसी को, किसी के लिए कोई कोई बेनिफिशियल चीज करना, फेवर, रिटर्निंग द फेवर हम यूज करते हैं। तो ओपोज का ऑपोजिट क्या होगा, असिस्ट, किसी को, किसी का विरोध करना और किसी को असिस्ट करना, किसी की मदद करना, दोनों का मीनिंग ऑपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर, इट इज नॉट सिंपल टू फाइंडिंग अ वे आउट ऑफ प्रॉब्लम्स। कि प्रॉब्लम्स यानी जो मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स है, उसके थ्रू, उसके थ्रू रास्ता ढूंढना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना आसान नहीं है। इट इज नॉट सिंपल। तो कौन से पार्ट में एरर है, इट इज नॉट सिंपल टू फाइंडिंग अ वे आउट ऑफ प्रॉब्लम्स। हमने पढ़ा था इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि टू प्लस वर्ब होता है, और वर्ब कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या कहीं की बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। और यहाँ पे टू के बाद है फाइंडिंग, फाइंडिंग है कौन से वर्ब है, आईएनजी फॉर्म वर्ब है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वर्ब है। तो यहाँ एरर है इस पार्ट में, टू फाइंडिंग, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। इट इज नॉट सिंपल, क्या होना चाहिए, टू फाइंड, इट इज नॉट सिंपल टू फाइंड अ वे आउट ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है 21 से 25 तक हमें एक छोटा पैराग्राफ गिवन है और 5 ब्लैंक्स हैं, तो वो हमें फिल करने हैं। अ बायोस्केच इज डैश ब्रीफ समरी ऑफ पर्सन। तो जब भी ऐसा आएगा, आप पहले एक बार गो थ्रू दी पैराग्राफ, आप एक बार पैराग्राफ रीड कर लो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस बारे में है। किसी चीज को प्रेज कर रहा है, तारीफ कर रहे हैं, या उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसमें कमियां निकाल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम करेक्ट वर्ड चूज कर पाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं। अ बायोस्केच इज अ डैश ब्रीफ समरी ऑफ अ पर्सन प्रोफेशनल डैश। तो यानी कि बायोस्केच की बात हो रही है, ठीक है, और वो उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करें कि वो समरी है एक पर्सन की प्रोफेशनल और रिकॉग्निशन। इट इज मेंट डैश हाईलाइट द इम्पोर्टेंट ऑफ वंस ट्रेनिंग। तो इससे हमें पता चला कि वो किसी की ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करने के लिए यूज होता है बायोस्केच। एक्सपीरियंस एंड डैश ऑफ इंटरेस्ट, तो किसी का एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और इंटरेस्ट को शो करने के लिए बायोस्केच, बायोस्केच से हमें किसी के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या होना चाहिए, बायोस्केच इज डैश ब्रीफ समरी ऑफ अ पर्सन्स अनप्रोफेशनल। तो यहाँ क्या होना चाहिए, हमें ऑप्शंस गिवन है ए, वन एंड। तो अब यहाँ पे इसके जो ब्लैंक की फॉलोइंग वर्ड है वो है ब्रीफ, और वो बिगिन किससे हो रहा है, वो बिगिन हो रहा है एक कॉन्सोनेंट साउंड से, बी साउंड है, ब्रीफ। तो बायोस्केच इज डैश ब्रीफ, तो अ ब्रीफ, वन ब्रीफ या एन ब्रीफ समरी। तो हम यहाँ पे जो है फिट होगा कि बायोस्केच क्या है, इट इज अ ब्रीफ समरी, इट इज अ ब्रीफ समरी।
ऑफ अ पर्सन प्रोफेशनल, किसी के पर्सन की करियर की एक एक शॉर्ट समरी होती है बायो स्केच। तो यहाँ पे एन फिट नहीं होगा, क्योंकि एन हम किससे पहले यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं जब वॉवेल साउंड होती है जो ब्लैंक के फॉलोइंग वर्ड है उसकी। नेक्स्ट है ब्रीफ समरी ऑफ अ पर्सन प्रोफेशनल डैश एंड रिकग्निशन। तो प्रोफेशनल एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पे हमें आगे कोई नाउन नहीं मिल रही जो ये एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा हो, तो यहाँ पे इस ब्लैंक में एक नाउन होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोफेशनल क्या, अ पर्सन प्रोफेशनल व्हाट। तो प्रोफेशनल एनोयंस, एनोयंस क्या होता है, इरिटेशन। पर्सन प्रोफेशनल एडवेंचर्स, एस्टेब्लिशमेंट्स, एडवेंचर क्या होते हैं, कोई एडवेंचर यानी कि कोई थ्रिलिंग कोई एक्सपीरियंस। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट क्या होते हैं, कंपनीज। तो अकम्पलिशमेंट क्या होता है, अचीवमेंट्स। ठीक है, कोई कामयाबियां, प्रोफेशनल उसने अपने प्रोफेशन में अपने जहाँ वो वर्क करता है वहां पे उसने कोई अचीवमेंट पाई हो, तो वहां इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अकम्पलिशमेंट। ठीक है, उपलब्धियां। ओके, तो ये डी कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहा है। नेक्स्ट ब्लैंक 3 में, इट इज मेंट डैश हाईलाइट द इम्पोर्टेंट। तो ये जो बायो स्केच है वो किस लिए यूज होता है, इट इज मेंट डैश हाईलाइट। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब है, और यहाँ पे इट इज मेंट डैश हाईलाइट। तो यहाँ हमें यहाँ भी हाईलाइट है। ठीक है, वर्ब है, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ भी इन्फिनेटिव है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ इससे पहले वर्ब है, इट इज मेंट, तो ये इज है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब है, एंड अगेन वहां पे एक और वर्ब है, तो वहां उससे पहले क्या होना चाहिए, टू प्लस बेस फॉर्म वर्ब। तो यहाँ पे कौन सा क्या हम यूज करेंगे, इट इज टू आना चाहिए सेवन, इट इज मेंट टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस। तो हाईलाइट से पहले आएगा टू। ठीक है, यहाँ टू एज अ प्रपोजिशन यूज नहीं हो रहा। ओके, तो इट इज मेंट टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट डैश ऑफ वन ट्रेनिंग। तो इम्पोर्टेंट क्या, इम्पोर्टेंट एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ हमें इस ब्लैंक में वी नीड अ नाउन, हमें एक नाउन की जरूरत है। तो नाउन कौन सा होगा, हम जो जो बायो स्केच है वो क्या हाईलाइट करता है, किस चीज को दिखाता है, इम्पोर्टेंट डैश ऑफ वंस ट्रेनिंग, किसी की ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंट कोई पार्ट। तो क्या, इम्पोर्टेंट ऑस्टेरिटी, इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स, इम्पोर्टेंट अवेलेबिलिटी, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। ऑस्टेरिटी क्या होता है, जैसे कोई बहुत स्ट्रिक्ट कोई रूल किसी चीज को फॉलो करता है, जैसे कम खर्चा करना, उसके वो हम ऑस्टेरिटी कहते हैं, तो वो यहाँ कंटेक्स्ट में फिट नहीं होता। असाइनमेंट्स की हाईलाइट और बायो स्केच है वो किसी की ट्रेनिंग के असाइनमेंट्स, एक्सपीरियंस के असाइनमेंट्स, इंटरेस्ट के असाइनमेंट्स शो करेगा नहीं, तो वो नहीं फिट होता। अवेलेबिलिटी क्या होगी, कि किसी कोई चीज अवेलेबल है, उपलब्धता, यहाँ भी अवेलेबिलिटी का मतलब वही है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वंस इंटरेस्ट, यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वंस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट, तो नो। लेकिन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, किसी चीज के डिफरेंट उसके पहलू। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वंस ट्रेनिंग, किसी ट्रेनिंग के, उसके एक्सपीरियंस के, उसके इंटरेस्ट के अलग अलग पहलुओं को हाईलाइट करता है। तो एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे फिट होता है, तो डी आंसर होना चाहिए। तो ऑफ वंस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड डैश ऑफ इंटरेस्ट। तो सरफेस ऑफ इंटरेस्ट, सेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेस ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ क्या होगा, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, कि किसी व्यक्ति के एक्सपीरियंस, उसकी ट्रेनिंग, और किन किन चीजों में उसका इंटरेस्ट है, कौन से एरियाज में उसका इंटरेस्ट है। तो सी आंसर होना चाहिए। सेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सरफेस ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेस ऑफ इंटरेस्ट ये कभी ऐसे यूज नहीं होते, सो सी शुड बी
द राइट आंसर. सो आप आई बिलीव कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी और आप बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. So please like the video. Thank you for watching. Please subscribe to the channel. Thank you.